आपका आपके चैनल एक्टिव लर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने सहायक आचार्य का सिलेबस देखा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ जो पीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम लिखा था, ये केबीएस का पाठ्यक्रम है। और जब मैं केबीएस की तैयारी कर रही थी तब मैंने यहाँ अपने हाथों से इस सिलेबस को लिखा था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 है और ये आपके सहायक आचार्य में भी लगा हुआ है, ये पुस्तक लगी हुई है। और ये जो पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 है, इसमें भी आप देख सकते हैं और एक वितान कह के है, तो सेम सिलेबस है। झारखंड के अधिकारी जो हैं बहुत ज़्यादा क्या मेहनत करते ही नहीं हैं, बस वो कहीं से सिलेबस उठाते हैं और बस पेस्ट कर देते हैं, कट कॉपी पेस्ट यही करते हैं। जब मुझे इस बात का भी बहुत आश्चर्य हुआ कि जब मैंने जेट का सिलेबस देखा तो वो बिल्कुल नेट के सिलेबस का ही कॉपी है, बिल्कुल एक भी अक्षर इधर उधर नहीं है, सेम वही सिलेबस है। तो ये है केबीएस का सिलेबस मैंने लिखा हुआ था और ये आपको यहाँ सहायक आचार्य में काम आने वाला है। आप देख सकते हैं सारा सिलेबस सेम टू सेम है, कहीं कोई भी बदलाव नहीं है। और उसमें पहला जो है आरोह भाग 1 गद्य खंड में हम लोग को नमक का दारोगा पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको पढ़ेंगे कैसे, जो हम लोग को परीक्षा में बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आए और जो काम आए। इधर उधर की पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, बहुत लंबा सिलेबस होता है। और बैल बन के, कोल्हू का बैल बन के आप परीक्षा नहीं निकाल सकते। पढ़ बहुत सकते हैं, पढ़ते रह सकते हैं, लेकिन उससे कोई काम का नहीं। वो आपका एग्ज़ाम निकालने में हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, नॉलेज गेन करने के लिए आप पढ़ते रहिए, पूरी ज़िंदगी कम है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोग परीक्षा उपयोगी कैसे पढ़ें और कैसे उसका नोट्स बनाएं। ये मेरे अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं। यदि आपको हैंडराइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप यदि इस प्रकार से नोट्स बनाते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप देखेंगे जब टेस्ट लगाएंगे या जब आप वहाँ एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको कितना इससे मदद मिलने वाला है और आप कितनी अच्छे तरीके से नंबर लाते हैं। तो पहला देखिए, पहले क्या करना है। पहले ना आपको जो है ये किताब संभव हो तो ले लीजिएगा। वैसे तो मैंने पूरा इसको पढ़ने के बाद ही नोट्स बनाया है, फिर भी जो है किताब रहना ज़रूरी है। आपको ये आरोह भाग 1 ये जो भी किताबें लगी हुई हैं बहुत महंगी नहीं हैं, आपको आराम से मिल जाती है मार्केट में, आप ले लीजिए। उसको एक बार ज़रूर पढ़ें पूरी किताब को। और फिर ये नोट्स जो है मैं आपको डेली एक वीडियो दूंगी और इसका यदि आप नोट्स बना लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो मेरे नोट्स यदि आपके काम में आते हैं तो मैं आपको अपने आप को जो है सौभाग्यशाली मानूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास जो है नमक का दारोगा पे है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे ना तो पाएंगे कि नमक का दारोगा जो है ये एक ईमानदारी का प्रतीक है। ये दारोगा जो रहते हैं इस कहानी के जो पात्र हैं, तो ये कैसे जो है अपनी ईमानदारी से प्रभावित करते हैं लोगों को, तो इस चीज़ को आप देखेंगे। और कैसे हृदय परिवर्तन हो जाता है सेठ जी का, वो भी पाएंगे। और इस कहानी का उद्देश्य क्या है, ये कहानी तो आपको पढ़नी ही चाहिए। जो भी रचनाएं लगी हैं उसको आप पढ़ डालिए, चाहे वो गोदान हो चाहे वो कुछ भी, आप पढ़िए इसको। और फिर ये नोट्स आपको बहुत ही काम में आएंगे। तो चलिए आप नोट्स भी बना लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग कोई भी कहानी पढ़ेंगे ना तो उसका जो है लेखक परिचय जरूर करेंगे, जरूर से कर लेंगे। लेखक परिचय सबसे पहला, कोई भी रचना हो उसका लेखक परिचय आप छोटा ही लिखें, क्योंकि आप फिर आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप लिखें नोट्स में, फिर भी आप लिखें। ये बहुत काम का होता है, क्योंकि जब भी आप नोट्स उठाएंगे ना तो सबसे पहले जो है परिचय पढ़ेंगे, इस तरह आपका रिवीजन होते रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। तो पहले लिखिए लेखक परिचय। ये रचनाकार जो है नमक का दारोगा का प्रेमचंद है। मूल नाम इनका क्या था, मूल नाम इनका था धनपत राय। और इसी प्रकार जो है छोटे छोटे बनाएं और इसको अपने दिमाग में रिलेटेड करें इसको। जैसे प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय, जन्म कहाँ हुआ, सन 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु कब होती है इनकी, सन 1936 में होती है। उसके बाद आप प्रमुख रचनाएं लिखेंगे इस प्रकार से
कि उपन्यास कौन से हैं, कहानी संग्रह कौन से हैं, नाटक कौन से हैं। तो इनके जो प्रमुख उपन्यास रहे हैं वो हैं सेवा सदन जो कि 1918 में आया, प्रेमाश्रम जो 1922 में आया, रंगभूमि जो कि 1925 में आया, निर्मला 1927 में, कायाकल्प 1926 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1933 में और गोदान 1936 में। फ्रेंड्स, ये इस प्रकार जो है ना प्रकाशन वर्ष जरूर लिखें और उसको साथ ही साथ पढ़ते जाएं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। यदि कभी पूछ दिया गया प्रकाशन वर्ष तो आप आराम से कर पाएंगे, और पढ़ने के समय भी जो है एक बार इसको जरूर पढ़ें। कहानी संग्रह है सोजे वतन जो कि 1908 में आया। ये कहानी संग्रह है और इसी को जो है ना जब्त कर लिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। साथ ही साथ ये भी जानते चलें कि सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था। और इनका और एक कहानी संग्रह है मानसरोवर जो कि 8 खंडों में है, और गुप्त धन और भी कहानी संग्रह है, लेकिन परीक्षा में जो है अधिकतर सोजे वतन के बारे में पूछा जाता है और मानसरोवर के बारे में पूछा जाता है। साथ ही ये भी पूछा जाता है कि मानसरोवर कितने खंडों में है। अब नाटक की बात करें तो इनके 3 प्रमुख नाटक हैं, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। निबंध संग्रह की बात करें तो कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनके निबंध संग्रह हैं। अब आते हैं हम लोग नमक का दारोगा के प्रमुख तथ्य क्या क्या हैं। आप इसी प्रकार नोट्स बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार आपके नोट्स होने चाहिए। बहुत ना लंबे, एक एक पॉइंट में होने चाहिए, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही आराम होगा और नंबर आप देखिएगा कैसे आता है। तो ये है नमक का दारोगा के प्रमुख तथ्य क्या क्या हैं। देखिए इस प्रकार नोट्स बनाएंगे आप। नमक का दारोगा का प्रथम प्रकाशन जो है 1914 ईस्वी में हुआ। ये पहला पॉइंट हो गया आपको। इसी प्रकार आप बनाएंगे। यह कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का उदाहरण है। यानी कि ये कहानी जो है ना आप इसमें देखेंगे कि इसमें आदर्श जो है यानी कि वो ईमानदारी जो है शुरू से अंत तक होता है। वो जो है ना बदलता नहीं है। उसकी ईमानदारी जो है दारोगा की ईमानदारी परिस्थिति बस बदल नहीं जाती है, बस वो शुरू से अंत तक रहती है। इस चीज़ को आप देखेंगे। और लास्ट में जो है सेठ जी को ही बदलना पड़ता है। कहानी में तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे के अनुसार यह है धन के ऊपर धर्म की जीत। एक मुहावरा है, कहानी में आता है। जब उसको आप पढ़ेंगे तो वो उसका अर्थ क्या है कि धन के ऊपर धर्म की जीत है। हाँ, भ्रष्टाचार जब होता है किसी कहानी में तो आप देखते हैं कि धर्म के ऊपर धन की जीत हो जाती है, लेकिन यहाँ चूंकि ईमानदारी शुरू से अंत तक है इसलिए धन के ऊपर धर्म की जीत है यहाँ। इसका आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कहानी में पंडित ओलबदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्र हैं। ये 2 मुख्य पात्र हैं। आप जब भी किसी कहानी को पढ़ेंगे ना या नोट्स बनाएंगे, सबसे पहले उनके पात्रों को जरूर से लिखें कि कितने पात्र हैं, क्या क्या नाम है, ऐसे। अब आप लिख लेंगे कि पात्र क्या कौन कौन है। तो वंशीधर कौन है? नमक का दारोगा है। वंशीधर कौन है? तो नमक का दारोगा है। ओलबदीन कौन है? प्रतिष्ठित जमींदार है। बदलू सिंह कौन है? जमादार है। स्थान कहाँ है? कहाँ की कहानी है? तो दातागंज कानपुर की कहानी है। नदी का भी जिक्र हुआ है कहानी में, तो यमुना नदी का जिक्र हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि नमक का दारोगा में कहानी में जो है कौन से नदी का जिक्र हुआ है। अच्छा, नमक का दारोगा 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब है कि नमक का दारोगा दूसरी बार, पहली बार तो प्रकाशित हुआ 1914 में, लेकिन दूसरी बार जब प्रकाशित होता है तो मानसरोवर भाग 8 में प्रकाशित हुई। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नमक का दारोगा के नायक पंडित वंशीधर हैं। नायक कौन है यानी इसका हीरो कौन है? हीरो है पंडित वंशीधर। और कहानी में ईश्वर प्रदत्त नमक का व्यवहार करना निषेध हो गया था। इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे ना तो आप वहाँ देखेंगे कि नमक का जो है व्यवहार करना निषेध हो गया था, जिसके चलते इसकी कालाबाजारी होने लगी थी। नमक का दारोगा कहानी के अनुसार अधिकारियों के पौ 12 थे। आपको प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि कहानी के अनुसार किसके पौ 12 थे? तो अधिकारियों के पौ 12 थे, क्योंकि वो जो कालाबाजारी कर रहे थे और उससे उनको घूस मिल रहा था। नमक विभाग में दारोगा पद के लिए वकील ललचाते थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ये ऐसा नोट्स है ना कि एक भी पॉइंट यहाँ मिस नहीं हुआ है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। देखिए, नमक का दारोगा कहानी के अनुसार इस समय के लोग
अंग्रेजी शिक्षा और ईसाईयत मत को एक ही बात समझते थे। ये उस समय की कहानी है जहाँ जो है अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर पाते थे। ये इतनी पुरानी कहानी है। प्रेमचंद ने इसकी पृष्ठभूमि जो है इतनी पुरानी लिखी है, ये उस समय की बात कर रहे हैं। इस समय जो है फारसी भाषा का प्रभाव था। इस समय किसका प्रभाव था? फारसी भाषा का प्रभाव था। नमक पर निषेध लगाने पर चोरी छिपे नमक का व्यापार होने लगा था। निषेध लगाने पर नमक विभाग में नौकरी का प्रमुख आकर्षण ऊपरी आमदनी थी। ये जो नमक विभाग में सब कोई क्यों करना चाहता था नौकरी? क्योंकि यहाँ ऊपरी आमदनी बहुत ज़्यादा थी। जब बंशीधर की नौकरी लगती है ना, तो उनके पिता जो हैं उनके कथन से जो है इस बात की पुष्टि भी होती है। अब जब देखेंगे कहानी को, अब चलते हैं बंशीधर के घर की दशा की ओर। तो बंशीधर की घर की दशा जो है दयनीय थी, बहुत ही दयनीय थी उनके घर की दशा। बंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है बहुत से एग्जाम में कि पूर्णमासी वेतन को जो है पूर्णमासी का चांद किसको कहा है? तो वेतन को, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा है। और बहता हुआ जल किसको कहा है? तो नमक के दारोगा में ऊपरी आमदनी को बहता हुआ जल कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो बंशीधर के पिता के द्वारा कहा गया है। इसमें मीर की मजार ओहदे को कहा गया है। इसमें मीर की मजार जो है किसको कहा गया है? तो ओहदे को कहा गया है। इसको मीर की मजार कहा गया है। नमक का दारोगा कहानी के आधार पर गरज वाले व्यक्ति के साथ कठोरता का व्यवहार करना चाहिए। नमक का दारोगा कहानी के आधार पर जो है इसमें कहा गया है कि गरज वाले व्यक्ति के साथ कठोरता का व्यवहार करना चाहिए। जब आप एक बार कहानी पढ़ेंगे ना और इस नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये नोट्स आपके लिए कितना ही उपयोगी है। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। बंशीधर कैसे पुत्र थे? आज्ञाकारी पुत्र थे। बंशीधर के मित्र पथ प्रदर्शक और सहायक क्रमशः धैर्य, बुद्धि और आत्मावलंबन थे। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा कि बंशीधर के मित्र, पथ प्रदर्शक और सहायक कौन थे। बंशीधर की नौकरी को 6 महीने बीते थे। बंशीधर की नौकरी को कितने महीने बीते थे? तो 6 महीने बीते थे। नमक के दफ्तर के 1 मील दूरी पर यमुना नदी बहती थी। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि कितने मील की दूरी पर बहती थी? तो 1 मील की दूरी पर यमुना नदी बहती थी। नमक के दफ्तर के पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किस दिशा की ओर बहती थी? तो पूर्व दिशा की ओर बहती थी। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा नोट्स को। नदी के पुल पर पंडित औलब्दीन की गाड़ियाँ थीं। औलब्दीन की गाड़ियाँ कानपुर जा रही थीं। ये भी पूछा जा सकता है कि उनकी गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी नमक लेके? तो कानपुर जा रही थी। पंडित औलब्दीन दातागंज के जमींदार थे। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के जमींदार थे? तो दातागंज के थे। अंग्रेज अफसर औलब्दीन के इलाके में शिकार खेलने आते थे। कहाँ आते थे? अंग्रेज अफसर औलब्दीन के इलाके में शिकार खेलने आते थे। औलब्दीन रिश्वत के बल पर दरोगा को खरीदना चाहता था। इस कहानी के अनुसार ना न्याय और नीति यह सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। ये कौन कहता है? ये पंडित औलब्दीन कहता है। कौन कहता है? पंडित औलब्दीन कहता है। गाड़ियाँ पकड़े जाने पर पंडित औलब्दीन लगातार पान लगाकर खाते रहे। पंडित औलब्दीन क्या करते रहे? पान लगाकर खाते रहे। उनको चिंता ही नहीं थी। वो सोच रहे थे ना कि घूस देंगे, पैसे देंगे, पकड़ाएंगे दरोगा को और मेरी गाड़ियाँ छूटने वाली हैं। यानी निश्चिंतता से जो हो पान खाए जा रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि पाला किससे पड़ा है। पंडित औलब्दीन दारोगा को सरकार मानते थे। दरोगा ने पंडित औलब्दीन को गिरफ्तार करने के लिए बदलू सिंह को कहा। किसको कहा? तो बदलू सिंह को कहा। पंडित औलब्दीन ने भूखा सिंह बंशीधर को कहा है। प्रारंभ में पंडित औलब्दीन ने 1000 रुपये की घूस देने की कोशिश की थी। कितने की कोशिश की थी? तो 1000 रुपये की कोशिश की थी। पंडित औलब्दीन 25,000 रुपये में निपटारा करना चाहता था। यानी कि जो मैक्सिमम था ना पैसा देने का, वो सोच रहा था कि 25,000 में देंगे और निपट जाएगा। शुरुआत कितने की से की थी? 1000 से, और लास्ट तक कितना देना चाह रहे थे? तो 25। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी नहीं। ये कथन किसका है? तो बंशीधर का है। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी नहीं। देखिए ये कथन जो है ना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आगे क्या है कि न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया था। ये कहानी का ही एक पंक्ति है। कहानी के बीच से ये पंक्ति है। पंडित औलब्दीन जिस सहारे को चट्टान समझ रहा था वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। यहाँ धन के सहारे की बात हो रही थी। यानी
वो सोच रहा था ना, जितने निश्चिंतता से वो पान खा रहा था और समझ रहा था कि पैसा है तो दरोगा खाएगा और फिर मेरा काम हो जाएगा, मेरी गाड़ियाँ कानपुर को चली जाएंगी। लेकिन यहाँ तो दिक्कत हो गई, क्योंकि उसका सामना हो गया था पंडित बंशीधर से, और ये जो है चट्टान खिसकता हुआ मालूम हुआ यहाँ। धन यानी कि जो चट्टान सहारा क्या था उसका, धन का। और यहाँ पे इसी की बात हो रही थी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला था। ये कहानी से ही एक पंक्ति है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला था। ओलबदीन हथकड़ियाँ देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। यानी कि कैसे गिर पड़े, क्योंकि आज तक तो वो ये जानते थे कि पैसे से सब कुछ होता है। आज तक तो उन्होंने हथकड़ियाँ देखी नहीं, उन्हें तो ओलबदीन को कभी जेल जाना पड़ा नहीं था। पहली बार उन्हें हथकड़ियाँ लगी थी तो वो मूर्छित होकर गिर गए। अदालत रूपी अगाध वन का सिंह ओलबदीन को कहा गया है। अदालत रूपी अगाध वन का सिंह किसको कहा गया है? ओलबदीन को कहा गया है। लोगों को ओलबदीन की गिरफ्तारी पर हैरानी थी, क्योंकि वह अमीर था, वाक कुशल था, रिश्वत देने में माहिर था, फिर भी वो गिरफ्तार कैसे हो गया? ये लोग जो है आश्चर्य कर रहे थे। अदालत में पंडित बंशीधर को दोषी ठहराया गया, और ये हो गया यहाँ उल्टा खिला हो गया कि पंडित बंशीधर को ही दोषी ठहराया गया, क्योंकि अदालत में जो है ओलबदीन को ये जो तीन, जो ये अमीर था, वाक कुशल था, रिश्वत देने में माहिर था, ये तीनों चीज़ें काम आती हैं, और उल्टे बंशीधर को ही दोषी ठहरा दिया जाता है कहानी के अंत में। लेकिन बाद में जो है वो ओलबदीन जो है समझ जाता है कि बंशीधर का गुण कितना बड़ा है, कि वो ईमानदार है। बंशीधर को नौकरी से हटा भी दिया जाता है, लेकिन बाद में ओलबदीन आते हैं बंशीधर के घर, और इनको कितना 6,000 रुपये के वार्षिक वेतन देने की बात पर अपने यहाँ मैनेजर रख लेते हैं, क्योंकि कोई भी बेईमान, कितना भी बेईमान क्यों ना हो, वो जानता है कि मेरे यहाँ भी ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। यही कहानी में आप अंत में देखते हैं। और यदि आपको अपने नोट्स को और अच्छे से बनाना है तो आप जो है पंक्तियाँ, यानी कि प्रमुख पंक्तियाँ किसने किससे कहीं, इस चीज़ को अपने नोट में ज़रूर मेंशन करें। फिर आप देखिए कि आपका कितना अच्छा नोट्स बन के तैयार होता है, और आप कोई भी जो है टेस्ट लगाने जब बैठेंगे ना, तो आपको कितना अच्छा मार्क्स आएगा। और ये आपको सहायक आचार्य में जो है काम आने वाला है ये नोट्स। तो थैंक यू। आज के लिए एक ही कहानी पे हम लोग बात करेंगे, फिर मैं डेली एक एक कहानी रचना डालूँगी, और उम्मीद है कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और कितना फ़ायदा हो रहा है, कैसा लग रहा है, आप कमेंट्स ज़रूर करेंगे। थैंक यू।